कल दिनांक 3 दिसंबर को सायंकाल डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी का निधन हो गया। रात को उनके पुत्र पारिजात त्रिपाठी से बात हुई। उन्होंने बताया कि पिताजी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को दतिया से काशी ले जा रहे हैं। वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ काशी में त्रिपाठी जी का और्ध्वदेहिक हो रहा होगा। त्रिपाठी जी मेरे आत्मीय अग्रजों में से एक थे। 1973 में उन्हें पहली बार देखा था। जबलपुर में राजशेखर संगोष्ठी थी। डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी प्रतिवर्ष राजशेखर पर आयोजन करते थे। उसमें सागर विश्वविद्यालय में मैं एक युवा लेक्चरर प्रवक्ता था। मेरे प्रति उनका स्नेह था, मुझे उन्होंने बुला लिया। इलाहाबाद से कमलेश दत्त त्रिपाठी उसमें पहुंचे। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी उसमें थे, प्रभुदयाल अग्निहोत्री थे और भी बड़े विद्वज्जनों का जमावड़ा था। पर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा ध्यान मेरा खींचा वो कमलेश दत्त त्रिपाठी थे। आचार्य रेवा प्रसाद जी को तो मैं बहुत पहले से जानता ही था। मैंने देखा कि संस्कृत पर उनका अच्छा अधिकार है, पर वे संस्कृत साहित्य शास्त्र पर बात करते हुए पश्चिम की तरफ भी देखते हैं और वे परंपरा में दीक्षित होकर आधुनिकता की ओर उन्मुख भी होते हैं। उस संगोष्ठी में तो बहुत ज्यादा मेरी तरफ ध्यान कमलेश दत्त त्रिपाठी का नहीं गया। मैं उनसे उम्र में भी छोटा था, पर बाद में उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध बने, भेंट होती रही। विशेष रूप से जब वे कालिदास अकादमी में निदेशक होकर के आए और मुझे बहुत आग्रह के साथ वे अपने आयोजनों में बुलाया करते थे और बहुत आंखों में आंखें डालकर धीर आश्वस्ति के भाव से कहा करते थे कि आपके आने से मुझे बड़ा सहारा मिल जाता है। त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। बड़े गुरुजन उनके रहे। विशेष रूप से पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम वे बहुत आदर से लेते थे। गुरु के रूप में उनका सादर स्मरण करते थे। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कि ये रंगमंच की कला आपको किससे विरासत में मिली है, तो वेद के परम निष्णात विद्वान अपने गुरु क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का उन्होंने नाम लिया कि वाचिक तो मैंने उन्हीं से सीखा। कमलेश दत्त त्रिपाठी का वाचिक बहुत ही आकर्षक परिपूर्ण हुआ करता था और नाट्यशास्त्र में 17वें अध्याय में जो पाठ्यालंकार बताए हैं, उच्च दीप्त मंद्र किस तरह से दीपन किया जाता है स्वर का, उसको वे बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। जब वे संवाद बोलते थे, उनको कई बार अभिनय करते हुए भी देखा नाटकों में। वेणी संभार में भीम का अभिनय उन्होंने किया, मुद्रा राक्षस में चाणक्य का अभिनय किया। एक और तो धर्मशास्त्र दर्शन का गहन अध्ययन करने में वे जुटे रहे। विशेष रूप से इलाहाबाद से जब वे काशी पहुंच गए, इलाहाबाद से एमए पीएचडी करने के पश्चात वहां के एक महाविद्यालय में वो कुछ वर्ष पढ़ाते रहे। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान संकाय में उनकी नियुक्ति हुई और एक आधुनिक विश्वविद्यालय से आधुनिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति घोर पारंपरिक पंडितों के समाज में काशी में पहुंचता है, और वह भी एक ऐसे संकाय में जो कि पारंपरिक संस्कृत विद्या का गढ़ है। तो उसको कैसा प्रतिरोध झेलना पड़ता है और कैसे वो उनके बीच अपनी जगह बनाता है, इस पर
कमलेश दत्त त्रिपाठी बहुत रोचक ढंग से अपने संस्मरण सुनाया करते थे और किस तरह से काशी ने उनको स्वीकार किया, काशी के पंडितों के बीच उनकी स्वीकार्यता हुई, यह कमलेश दत्त त्रिपाठी ही ऐसा कर सकते थे। मैं और भी अपने मित्रों को जानता हूँ, जो उसी संकाय में पहुँचे, आधुनिक विश्वविद्यालयों से पढ़कर और योग्य थे इसलिए उनकी नियुक्ति हुई, पर बहुत तनाव, दुःख, दर्द उस समाज में रहकर उन्हें झेलना पड़ा। कमलेश दत्त त्रिपाठी इतने सौम्य थे, सहिष्णु थे, वो भीतर इतना झेल लेते थे कि अंततः उनकी स्वीकार्यता हुई। काशी में रहकर रामेश्वर झा से, महामहोपाध्याय रामेश्वर झा से उन्होंने नाट्यशास्त्र और वाक्यपदीयम पढ़ा और शैव दर्शन, नाट्यशास्त्र और वाक्यपदीयम, इन 3 विषयों पर साधिकार कुछ कहने की योग्यता हमारे बीच में जिन इने-गिने लोगों में है, उनमें से एक कमलेश दत्त त्रिपाठी भी निश्चित रूप से थे। जीवन के उत्तरार्ध में दर्दनाक घटनाएँ भी उनके साथ घटी। उनका मैं साक्षी रहा। अपने व्यक्तिगत दुखों के बारे में कम बोलते थे, कभी-कभी बताते थे। अपने घर परिवार के बारे में भी बात करते थे। बड़ा बेटा चला गया, जिससे बहुत आशाएँ थी। बेटी चली गई और जिसने बहुत दुःख झेला, साथ बहुत निभाया और क्या-क्या नहीं सहा होगा। कमलेश दत्त त्रिपाठी तो विश्व नागरिक होते चले जा रहे थे और जो जीवन संगिनी उनके घर में रहती थी, अंततः वे भी छोड़कर चली गईं। बहुत पूज्य महिला थीं, वो मातृतुल्या लगती थीं। सबसे छोटा छोटा बेटा रहा साथ देने को, बहू साथ रही बड़े बेटे की। इन सब दुखों का इन सब दुखों की पोटलियाँ मन में रखे हुए अनवरत कर्म में तो कमलेश दत्त त्रिपाठी फिर भी लगे रहे। अपार आनंद भी उनको जीवन में मिला, पद भी बहुत मिले, मान-सम्मान तो बहुत मिले ही, पर उनको जो शरीर संपत्ति ईश्वर ने दी, उसकी रक्षा उस तरह से वो नहीं कर सके। यह तो नहीं कहूँगा कि कंचन सी काया उनकी मिट्टी में मिली, पर कालिदास ने उपमा कालिदास ने वर्णन किया है पार्वती की काया का, तो कंचन काया से कांचन पद्म से उपमा दी है। ध्रुवं वपुः कांचन पद्म निर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। कालिदास कल्पना करते हैं कि सोने का कमल बनाया जाए, पर वह कमल सोने की तरह सख्त न रहे, कोमलता उसमें असली कमल की आ जाए। कमल सोने का भी हो, पर छूने में, स्पर्श में कोमलता उसमें जो नैसर्गिक कमल पुष्प है उसकी आ जाए। तब जो काया उस कमल की है वैसी काया पार्वती की। मृदु, मृदु भी, पर सोने की बनी है इसलिए सारवान भी उतनी ही। कंचन की काया नहीं थी त्रिपाठी जी की, कुछ-कुछ फौलादी काया थी, लेकिन वैसे ही उपमा देकर के कहा जा सकता है कि फौलाद से काया बनाई जाए लेकिन उसको फूल की तरह कोमल भी कर दिया जाए। कुछ उस तरह का अपीयरेंस उनका लगता था। कितने कोमल वे हैं यह भी लगता था, पर शरीर से पुष्ट तो थे। अपने शरीर के साथ उन्होंने अतिचार बहुत किए। सरस्वती की आराधना में, संस्कृति की साधना में। कमलेश दत्त त्रिपाठी को एक बड़े संस्कृति कर्मी के रूप में याद किया जाएगा। संस्कृत के वो अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, आधुनिक दृष्टि संपन्न विद्वान थे। भारतीय परंपराओं के अप्रतिम व्याख्याकार वो थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत के दर्शन को, भारत की मनीषा को
आधुनिक जगत के सामने रखने की क्षमता जिन इने-गिने लोगों में है, उनमें से भी वो हमारे बीच एक व्यक्ति थे, जो संवाद कर सकते थे। संवाद पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाएगा और भारतीय मनीषा के व्याख्याकार के रूप में उन्हें जाना जाएगा। एक संस्कृति कर्मी के रूप में निश्चित रूप से उन्हें जाना जाएगा। कालिदास अकादमी में वे आए 1980 के बाद कभी आए थे 5 साल के लिए। उनको एक ढाँचा मिला था, इमारत थी कालिदास अकादमी की। उस अकादमी के संस्थापक निदेशक तो आद्य रंगाचार्य रहे, जो भारतीय साहित्य के महान हस्ताक्षर हैं और संस्कृत के प्रोफेसर भी थे। आर.वी. जागीरदार उनका नाम है। आर.वी. जागीरदार के नाम से उनकी नाटक पर किताबें हैं अंग्रेजी में, संस्कृत नाटक पर, नाट्यशास्त्र पर। अच्छे विद्वान हैं, पर उससे ज़्यादा बड़े कन्नड़ भाषा के वो एक बड़े साहित्यकार, नाटककार हैं। वे उसके संस्थापक निदेशक हुए, पर वो वहाँ रहते नहीं थे। कुछ दिशाएँ उन्होंने दी और फिर चले भी गए। उसके बाद कमलेश दत्त त्रिपाठी उज्जैन की कालिदास अकादमी के निदेशक हुए। उन्होंने न केवल अकादमी को में प्राण प्रतिष्ठा की, उसको खड़ा कर दिया, संस्था को स्पंदित उसको कर दिया। और कैसे संस्थाएँ बनती हैं एक व्यक्ति के प्रयासों से, इसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, क्योंकि सारी दुनिया देख रही थी। उस वक़्त कालिदास अकादमी पर दुनिया की नज़र थी, क्योंकि दुनिया भर से फिर विद्वान आ रहे थे। उज्जैन का कालिदास समारोह कालिदास अकादमी के तहत जो किया जा रहा था उन वर्षों में 1985 से 90 के बीच, उसमें यूरोप के अन्य देशों के बड़े-बड़े विद्वान और यहाँ तक कि रंग मंडलियाँ जापान की और ग्रीक की वो आ रही थी और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शोध का, अध्ययन का और रंग कर्म का कालिदास अकादमी बनने लग गई थी। दूसरे टर्म में भी वो रहे, काम को आगे बढ़ाते रहे। उनके बाद तो फिर जो कुछ हुआ, उसकी कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। 24 जून को इसी साल आखिरी भेंट हुई कमलेश दत्त त्रिपाठी जी से वाराणसी में उनके निवास पर। देख कर के थोड़ा धक्का सा लगा। तो 1 साल से मैं उनसे मिल नहीं पाया था, मिला नहीं था। समाचार मिलते रहते थे कि वो बहुत रुग्ण हैं। यह भी पता चला, मैं बार-बार दरियाफ्त करता रहता था कि वे आईसीयू से बाहर आ गए हैं, फिर ठीक हो रहे हैं और तबीयत में सुधार हो रहा है। और फिर पहले की तरह जाने लग गए हैं कार्यक्रमों में, यात्राएँ भी करने लग गए हैं। यहाँ तक कि वाराणसी से दिल्ली की यात्रा ट्रेन से करते हुए चले गए। भूखे-प्यासे दिन भर बैठे रहे, किसी संगोष्ठी में कुछ बोलना था। इस तरह का बहुत झेलते रहे कमलेश दत्त त्रिपाठी। किन आग्रहों के तहत वो चले गए होंगे। आग्रहों को टाल नहीं पाते थे। बहुत सांघातिक बीमारी से उठे थे। पर उसी तरह से सक्रिय बने रहने का प्रयास करते रहे और इस साल 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, मैंने उनके दर्शन किए, तो मैंने देखा कि कितनी छीज गई है काया उनकी। बातचीत हुई, बहुत प्रसन्न होकर के मिलते ही थे, खूब सुनाना बोलना भी चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा था कि बहुत देर तक बातचीत नहीं कर सकते थे और उठना पड़ता था बीच-बीच में। उनके अप्रतिम योगदान को सराहा जाता रहेगा आने वाले सालों में। उनकी याद बनी रहेगी हमेशा संस्कृत समाज के बीच, संस्कृति कर्मियों के बीच, रंगकर्मियों के बीच भी। बहुत सारे रंगकर्मी उनका मान-सम्मान करते थे। प्रेमलता शर्मा से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, उनके साथ अनेक आयोजन उन्होंने किए। बंसी कौल के साथ उन्होंने आयोजन किए। बंसी कौल के निर्देशन में उन्होंने खुद अभिनेता के रूप में काम किया।
और भी हमारे समय के अनेक शीर्षस्थ रंगकर्मियों से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, उनका बड़ा आदर उन्होंने पाया। बड़ी शिष्य मंडली उनकी देश में और विदेश में है। उनसे पढ़ने के लिए विदेशों से आते थे लोग, काशी में भी आते थे। यहाँ तक कि मैं देखता था कि उज्जैन में वो थे तो उनसे कुछ सीखने पढ़ने के लिए विदेश से लोग उनके पास आ जाते हैं। इन सब असाधारण अवदानों के लिए कमलेश दत्त त्रिपाठी को याद किया जाएगा। हमारे जैसे 2-3 लोग उनको एक दूसरे रूप में भी याद करेंगे, एक आत्मीय बंधु के रूप में तो याद करेंगे ही। और रथ साहब से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, जिससे उनके संबंध बन जाते वो प्राणपण से उनका साथ देते थे। रथ साहब कुछ उसी तरह के आदमी थे, जिस पर उनका मन आ जाए उसके लिए तो वो सब कुछ निछावर कर देंगे। कमलेश दत्त त्रिपाठी पर उनका बड़ा मन था। बड़े प्रेम से उनके बारे में नाम लेते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती थी। हमारा कमलेश दत्त, ऐसा कुछ वो कहते थे, क्योंकि उम्र में शायद थोड़े बड़े थे। प्रेम उनको बहुत मिला, स्नेह, आदर भी बहुत मिला समाज का। उस सब को छोड़कर कमलेश दत्त त्रिपाठी चले गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी बात है जिसके लिए शायद 2-1 गिने-चुने लोग उनको याद करें। रथ साहब होते तो वो याद करते, वो नहीं है। भास्कराचार्य त्रिपाठी से भी उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। कुछ तो इलाहाबाद के स्नातक दोनों थे इसलिए। और कवि गोष्ठियों में भास्कराचार्य त्रिपाठी से उनका बड़ा साथ रहा, इसलिए भी। पंडित विद्यानिवास मिश्र को अनेक बार वो बुलाते रहे, नामवर सिंह को भी उन्होंने बुलाया तो नामवर जी आ गए उज्जैन के कालिदास समारोह की गोष्ठियों में। विद्यानिवास जी तो बार-बार आ ही जाते थे उनके कहने पर, क्योंकि इलाहाबाद में दोनों साथ रहे, 1 आध 2 वर्ष शायद सीनियर थे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास जी को भाई साहब कहकर के वो बुलाते थे। कृपा प्रसाद जी को भी भाई साहब ही कहते थे। अपने अग्रजों को भाई साहब वो कहा करते थे। मुझे तो राधा वल्लभ जी ही कहते थे। अब उनको उनका एक रूप है जिसमें याद करने वाले शायद कोई है या नहीं कहना कठिन है। उनका एक कवि रूप भी है। अक्सर होता है ऐसा कि कोई कवि होता है, अच्छा कवि होता है, लेकिन उसकी ख्याति विद्वान के रूप में हो जाती है, समीक्षक के रूप में हो जाती है। उसके मन में कहीं एक ललक बनी रहती है कि उसके उसको कवि रूप में भी देख समझ लिया जाए। अभिनव गुप्त को जैसी थी। कितने महान कवि थे, अद्भुत कवि थे अभिनव गुप्त, क्या कहना है। तो कब कोई व्यक्ति कैसा कवि हो जाएगा, को क्या कहा जा सकता है। विद्वान के रूप में तो उसको आसानी से समझ लिया जाता है, पर कवि रूप में कम जाना पहचाना जाता है। शायद कमलेश दत्त जी ने कविताएँ ज़्यादा नहीं लिखी। लिखी हों तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी बातें दबा-छिपा कर के रखते थे। अपनी बहुत सारी वेदनाएँ भी, अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी। और कविताएँ अगर लिख रहे हैं तो वे आसानी से बताएँगे नहीं। वो तो कवि गोष्ठी में उनको उकसाया जाता था तो वे कुछ लिखा हुआ ले आते थे, सुनाते थे उस रूप में। उसके कारण जाना गया कि हाँ, कमलेश दत्त त्रिपाठी तो कविताएँ लिखते हैं। मुझे लगा कि वे तो बहुत अलग तरह की कविताएँ लिखते हैं। और जैसा हम लोगों में से कई के साथ होता था जो संस्कृत परंपराओं से आए, कि वे संस्कृत में ही कविता लिख पाते थे। भाषा बोलने की, व्यवहार की तो उनकी हिंदी थी और पांडित्यपूर्ण लेखन, समीक्षात्मक लेखन हिंदी में करते रहे, चाहे वे रेवा प्रसाद द्विवेदी हों या काशी के ही अनेक विद्वान हों। मेरी भी कदाचित उनमें गिनती हो सकती है। लेकिन जब कविता लिखने की बात आती है तो संस्कृत में लिख पाते थे। कमलेश दत्त त्रिपाठी भी संस्कृत में कविताएँ लिखते थे। उनकी कुछ कविताएँ मैंने सहेज कर रखी। इस अवसर पर और कुछ नहीं कर सकता मैं, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की याद के लिए। 4 ही कविताएँ शायद उनकी मेरे पास हैं। कुछ तो समस्या पूर्तियाँ हैं जो काशी में कवि भारती कुसुमांजलि नाम से एक मासिक गोष्ठी हुआ करती थी। आरंभ में प्रेमलता शर्मा उसकी संयोजक थीं, बाद में दूसरे लोग उसको चलाते रहे। और उस मासिक संगोष्ठियों में जो कविताएँ पंडित जन पढ़ा करते थे, उनके संकलन निकाल दिए गए, कवि भारती कुसुमांजलि नाम से। वो संकलन बहुत ही अद्भुत हैं और वे ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं कि किस तरह से काशी में
संस्कृत की कवि गोष्ठियाँ एक ज़माने में हुआ करती थीं, जिसमें पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते और अ, अनेक दूसरे पंडित कविताएँ अपनी सुनाते रहे। कमलेश त्रिपाठी ने भी उसमें जो कविताएँ सुनाई हैं, वो छपी हैं और उनमें ज़्यादातर समस्या पूर्तियाँ हैं। पर कुछ कविताएँ उन्होंने कदाचित बाद में लिखीं, जब वे भास्कराचार्य त्रिपाठी के आयोजन में होने वाली संस्कृत संगोष्ठियों में शरीक होते रहे। और एक बार अंबिकापुर में जो प्राचीन गुफा है, जिसमें कि शिलालेख है, एक बार नहीं, अनेक बार हम लोग उसमें साथ-साथ गए, कार्यक्रमों में साथ रहे। तो उस दौर में उन्होंने एक कविता सुतनुका को लेकर के लिखी थी। वो अपने ढंग की अलग तरह की कविता है। संस्कृत में छंदों में भी त्रिपाठी जी लिखते थे, संस्कृत में अच्छी छंदो रचना करते थे। लेकिन 2-3 कविताएँ उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी। एक सुतनुका पर उनकी कविता है। सुतनुका देवदासी उस गुफा में रही, शिलालेख में बताया गया है। वो वाराणसी से उसका प्रेमी शायद होगा देवदत्त, जो कि रूपदक्ष था, जिसको भास्कराचार्य जी कहते थे कि ये तो मेकअप मैन है, रूपदक्ष है, तो उसका साज श्रृंगार करने के लिए वो आया होगा। तो सुतनुका यहाँ नृत्य करती थी। ऐसी कुछ कल्पनाएँ या हकीकत बताई जाती रही। इस पर किसी ने कुछ लिखा हो नाटक जैसा, कविता जैसा, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। लिखा तो कमलेश दत्त त्रिपाठी ने लिखा और अच्छा लिखा है। तो यह सुतनुका नाम से उनकी कविता है। इसको मैं पढ़ूँगा और पढ़ते हुए ही हिंदी में भी आशु अनुवाद इसका करने का प्रयास करूँगा। हालाँकि कविता जटिल भावबोध वाली कविता है और आसानी से इस तरह से अनुवाद इसका नहीं हो सकता है। काव्य पाठ कैसे किया जाता है, इसका भी नमूना अगर देखना होता था तो त्रिपाठी जी की याद हम लोग करते थे। कैसे स्वर के उतार-चढ़ाव के साथ, कैसे लय के निर्वाह के साथ कविता सुनाई जाती है, चाहे वो अत्याधुनिक कविता हो, चाहे पारंपरिक छंदोबद्ध कविता हो। हर बार सुनाने की उनकी एक तो भंगिमा हुआ करती थी, वो पाठ की उनकी निराली प्रविधि हुआ करती थी। सुतनु का कविता है। अयि सुतनुके कलातत्त्वे भाविते ऐन्दवि सुतनुके अपि शृणोषि परिचिनोषि समागतं तं यं कमपि वाराणसेयं परावृत्तम्। ओ सुतनुके, कला तत्व में भावित ऐन्दवी सुतनुके, सुन रही हो, पहचान रही हो, यह जो आ गया है, लौट आया है तुम्हारे पास वाराणसी से। भेदिता अब्दा शिलीभूता, कितने साल पथरा गए। अर्णव प्रसरा परस्तात् समम मजन्मा अग्रतस्त्वम, सामने सागर थे, उनके साथ अग्र जन्मा। काम विकार के लिए शायद कहना चाहते हैं। सागर लहराते हुए थे सामने और उनके साथ अग्र जन्मा कामदेव था और अग्रतस्तम, आगे आगे तुम। स्वर हिमानी परश्शत वर्षाणि यावत् जड़ी भूता स्पंदते श्रूयते कन्नूपुराणाम मंद मंदोरवशनकै। कन्नूपुराणाम मंद मंदोरवशनकै राहतो मूर्जो घनोऽयं तालचारी झंकृता तंत्री पूरयन्नालापचारं वंशकोऽपि करति वायो स्वरस्ते परिदेवनाद्र। फड़कती हुई शब्दावली है और पाठ के लिए आमंत्रित करने वाली कविता तो है ही। स्वरों की हिमानी सदियां सदियां बीतती गई और जड़ होती चली गई है, अब वह स्पंदित होती है, सुनी जा रही है। तुम्हारे नूपुरों का मंद मंद रव धीरे धीरे आ रहा है मेरे पास और गूंज रहे हैं मुरज, जो तबले के लिए शब्द है। घनवाद्य बज रहे हैं, ताल वाद्य बज रहे हैं, झंकृत हो रही हैं तंत्रियां, वंशी भी बज रही है। वंशी के स्वर वायु में तिरते हुए, परिदेवन करते हुए, शिकायत करते हुए आ रहे हैं मुझ तक। नाट्य शास्त्र का पांडित्य तो था ही, चारों प्रकार के वाद्यों के नाम गिना दिए हैं। संगीत की समझ है, कला की समझ है, सहृदयता बहुत थी त्रिपाठी जी में। लेकिन क्या मोड़ देते हैं इस कविता को।
वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये जो छूट गई 3000 साल, 30 शताब्दियां, वो तो कविता में उतरती हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं, एष वर्ते रिक्त रिक्तः, एषु दिवसेष्वहं वर्ते द्विधा भिन्नः, एक तो में खंडितः, एक तो में खंडितः स्वात्मा निबद्धो, नाति विशदः पातितं भूमौ शरीरं समाक्रांतं विक्षतं निर्वापितं मम मनो ज्योतिः, कोऽपि जाने संततं में घर्षयन् व्यभिचरति सत्ता। एक और मैं खाली खाली सा, इन दिनों में होता जा रहा हूं खाली खाली सा, दो फाकों में बटा हुआ मैं, एक ओर से मैं खंडित हूं, मेरा आत्मा कुछ धुंधला सा होता चला जा रहा है, शरीर मेरा धरती पर रेंगता, आक समाक्रांत विक्षत घायल, बुझ गई है मेरे मन की जोत, कौन जानता है कौन सी सत्ता मेरे भीतर घर्षित हो रही है, घर्षण कर रही है। इतना एक चित्र देते हैं, आगे कुछ अलग है। अपरतः प्रखर प्रकाश, अपरतः प्रखर प्रकाशो महासत्वोदीर्ण तेजाः प्रतिजवं जागर्ति चिनुते नैव दैन्यम्, नापि भीतिं जायते जाजायते प्रतियोद्धुकायः प्रतिविचारम्, स्पर्धते प्रस्पर्धते संस्थातु कामः प्रत्यहं च स एवाहं रूपदक्ष, स एवाहं रूपदक्षः परावृत्तस्त्वां विचिन्वन्। दूसरी ओर प्रखर प्रकाश और ज्योति जलती हुई देखता हूं, महासत्व से उदीर्ण तेज देखता हूं, प्रतिक्षण जागृत तेज देखता हूं, जो कि दैन्य को ध्वस्त कर रहा है, भीति को त्याग रहा है, प्रतियुद्ध करने के लिए संकल्प जागता है, बार बार जागता है, स्पर्धा करता है, प्रस्पर्धा करता है। मैं टिकने के लिए खड़ा होता हूं, मैं वही रूप दक्ष हूं, मैं तुम्हें खोजता हुआ आ गया सुतनु का, ऐसा कहते हैं। शिलावेश्मनि कलावेश्मनि शाश्वतेऽस्मिन् ममास्तित्वं शिलीभूतं रक्षितं परिणामितं ननु देवशिल्पादावृतम् अनुकारितम् अनुकीर्तितं संस्कारितं संशंसितं शिल्पे नवीने अयि सुतनुके। इस शिलावेश में, इस शैल गुहा में, इस कलावेश में, इस कलाग्रह में, इस शाश्वत कलाग्रह में मेरा अस्तित्व शिलीभूत हो गया है। इसे तराशा जा रहा है, परिणाम में पहुंचाया जा रहा है, यह देव शिल्प से आवृत होता चला जा रहा है, यह अनुकारित हो रहा है, अनुकीर्तित हो रहा है, संस्कारित हो रहा है, संशंसित हो रहा है नवीन शिल्प में। यह तो नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली कविता में जमा दी है, लेकिन अनुभव में जोड़ करके जमाई है। अयि सुतनुके स्वरवृत्तोऽपि त्वया संजीवितोऽहम्, गतो जडतां पुनरहो संचेतितोऽहम्, एष वर्ते अपि शृणोषि परिचिनोषि अयि सुतनुके। ए सुतनुका, तुमने मुझे फिर से जिला दिया, मैं जड़ हो गया था, फिर से मैं चेत गया तुम्हारे पास आकर, यह मैं हूं तुम्हारे पास, सुन रही हो, पहचान रही हो सुतनुका। ये रविन्द्रनाथ टैगोर किसी प्रेयसी के लिए भी लिखते हैं और यक्षिणी के लिए भी लिखते हैं। इस तरह की कुछ कविता सुतनुका के लिए लिखते हैं। 3000 साल, सवा 3000 साल पहले कोई सुतनुका जो उस गुफा में रही, उसके लिए लिखते हैं। और किसके लिए लिखते हैं कह नहीं सकते, किसी और के लिए भी लिखते हैं। कोई अदृश्य प्रेयसी होगी, उसके लिए लिखते हैं। एक कविता यूरोपा लिखी कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने। यूरोप के देशों में फिर बाद में उनका जाना खूब होता रहा, उनको बुलाते भी थे और कामकाज जैसा उनका था, उज्जैन में, काशी में, उसके निमित्त भी आयोजनों में उनको विदेशों में जाना होता था। यूरोप उन्होंने देखा, यूरोपा नाम से कविता लिखी। जो बात मुझे उसमें पसंद आई कि यूरोपम शीर्षक नहीं दिया, और कोई कच्चा आदमी होता, नासमझ होता, इमेच्योर होता तो यूरोपम लिखता। वो कई लोग लिख रहे हैं हमारे संस्कृत समाज में, विदेश यात्रा पर महाकाव्य के महाकाव्य लिख देते हैं, वो विवरणात्मक पूरा लिख देते हैं। कमलेश दत्त त्रिपाठी ने यूरोपा शीर्षक दिया क्योंकि आधुनिक
बोध के साथ, यूरोप की समझ के साथ वो इस बात को जान रहे थे कि पश्चिम में देशवाचक शब्दों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। इंडिया स्त्रीलिंग में हो जाता है अंग्रेजी जब लिखी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू हमेशा शी लिखते हैं फिर, इंडिया के लिए जब-जब सर्वनाम लिखना होता है। क्योंकि अंग्रेजी का मुहावरा तो यही है, संस्कृत का मुहावरा तो यह है कि देशवाचक शब्द पुल्लिंग में और बहुवचन में ही होंगे, तो भारता होगा, भारतान होगा, कलिंगान होगा, कलिंगा होगा। एकवचन में देशवाचक शब्द नहीं होंगे, वो पुल्लिंग में हो जाएँगे। और वहाँ की परंपरा यह है कि वहाँ तो चंद्रमा भी स्त्रीलिंग में हो जाता है, मून भी शी है वहाँ और देशवाचक शब्द स्त्रीलिंग में हो जाते हैं, इसलिए यूरोपा उन्होंने लिखा। वो यूरोपा एक नायिका भी हो जाती है। वो और भी जटिल भावबोध की कविता है, उसको तो नहीं इस वक़्त मैं पढ़ सकूँगा। एक और कविता है, उसका थोड़ा-सा लालच मुझे है, इसको बड़े ओजस्वी स्वर में सुनाया करते थे कमलेश दत्त त्रिपाठी। उनके मुँह से अच्छी भी लगती थी। वो डूब करके सुनाते थे इसको क्योंकि उनकी अपनी भावाभिव्यक्ति इसमें है। तमसो विरुद्ध यह कविता है। कॉपी जो मेरे पास ये थोड़ी धुंधली है फ़ोटोकॉपी, बहुत समय से सँभाल करके रखी है तो, लेकिन पढ़ने में जितना आ जाएगी तो पढ़ूँगा और उसका अर्थ बताने की भी कोशिश करूँगा। मुद्रितम ये गेय छंद है और पारंपरिक छंद नहीं है, आधुनिक आधुनिक गीत की तर्ज पर लिखा है। मुद्रितम चित्तम विधातुम ते यतन्ते ते यतन्ताम् मया हल्या मनोभूमौ उप्यते स्वप्नः समिद्धः। चित्त को मुद्रित जो लोग कर रहे हैं वे लोग करते रहें अपने चित्त को बंद। मैंने अहिल्या मनोभूमि में भड़कता हुआ जागता हुआ सपना बो दिया है। अहिल्या शब्द का प्रयोग किया है, ये संस्कृत का पंडित उस तरह से कर सकता है। इसको तो हम तो भूल ही गए कि अहल्या है, हिंदी में अहिल्या ही लिखेंगे, अहिल्या तो नहीं बनता, हल से हल्या बनेगा। जो हल से जोती जाए वह हल्या है और जो हल से न जोती जा सके वह अहल्या है। अहल्या थी गौतम की पत्नी जो कि शापग्रस्त हुई, लेकिन वो अहल्या थी, वो बहुत जबरदस्त दृढ़ स्त्री वो थी। वाल्मीकि की रामायण में जो थी कि क्या तेज उसका, क्या तेजस्वी था, और राम उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। वो पत्थर नहीं बनी थी, वो अहल्या मनोभूमि है यहाँ, और उसमें समिद्ध स्वप्न, फड़कता कोई जीता जागता स्वप्न मैंने बो दिया है ऐसा। निराशंकं सुप्यतेरण्ये परिते वह्निना धगत धगिति संज्वल्यतां निशून्य संज्वल्यता निशून्य संज्वलता निशून्य कीदृशी जड़ता विमोह कीदृशस्ते घोर कर्मा यातु धानो मंत्र मंत्र वेदम को विनिन्ये। निराशंक सो रहे हो अरण्य में जिसके चारों ओर आग लग, जो चारों ओर से आग से घिरा हुआ है, धक धक जिसमें जल रही है ज्वालाएं, लपटें फूट रही हैं जिसमें, तुम्हारी यह कैसी जड़ता, कैसा मोह, कैसी निष्क्रियता तुम्हारी, घोर कर्म यातुधान ने किस मंत्र में तुम्हें बांध दिया है। तो यातुधान शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। यातु से ही जादू बना है, यातुधान तो वैसे राक्षस को कहते हैं। बहुत शब्दों की जो पहचान है उसके साथ में अर्थक छवियां निर्मित करते हुए शब्द प्रयोग कमलेश दत्त त्रिपाठी करते हैं। केन वेयम दर्शिता गंधर्व नगरी नवा छाया मूर्ति भी रुद्धा गतिर्वह हंत वो शब्दायुवान श्रूयते किम शब्द एषः क्षीयते तामिश्र कम वा। किसने तुम्हें यह गंधर्व नगरी दिखा दी है, किन छाया मूर्तियों ने गति तुम्हारी विजड़ित कर दी है। सुन रहे हो अभिशप्त युवकों, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो, क्या तुम्हारी तमिश्रा तामिश्र कम, अंधियारा भी और तमोगुण भी कुछ चीज रहा है। ते सुषुप्तिम कामयन्ते कामयन्ताम अहम व्योमा पूरी पटहत वाननाविर्भाव सिद्ध। जो सुषुप्ति की कामना करते हैं वे करते रहें,
मैं आकाश को भरने वाली पटहों की ध्वनि के आविर्भाव से सिद्ध हुआ कुछ हूं, ऐसा कहते हैं। एक एक शब्द बड़ा नगीने की तरह जड़ा हुआ है। व्योमा पूरी पटह ध्वानना आविर्भाव सिद्ध, एक इतना समास बनाया है। इस कविता पर तो विस्तार से व्याख्या चर्चा की जा सकती है, और कवि के मुख से सुनने में फिर व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती थी, वो तो सुना देते थे, झंकार उसकी चित्त में बनती थी। तपोभिर्या समारब्धा नभोगाहम शेषे संकल्पिताया दिव्य यात्रा निखिल लोकोच्छ्राय चक्षुष्का समेशाम सर्वमंगल पूर्तये बद्धादराया। जो तपस्याओं से आरंभ की गई, आकाश तक को नापती हुई, श्रेयस के लिए जो संकल्पित थी, कल्याण कह सकते हैं, कल्याण के लिए जो संकल्पित थी, जो दिव्य यात्रा निखिल लोक के उच्छ्राय की तरफ आंख लगा दृष्टि लगाए हुए सबके लिए, सर्वमंगल की पूर्ति के लिए जो बद्धाधर थी। नव्य तीर्था रचन सुभगा लोक कल्याणी मतिर्या याच धीर नव मंत्र दर्शन संप्रतिष्ठा तम नवीनम समाश्वासम नूतने पुरुषे विधातुम यश्च संकल्पो गृहीतः कुत्र तत्सर्वम विलीनम। नव्य तीर्थों की रचनाओं के कारण सुभग लोक कल्याणी जो मति थी, जो थी या बुद्धि थी, नव मंत्र दर्शन में संप्रतिष्ठित, उस नवीन समाश्वास को नवीन पुरुष में आधान करने के लिए यह जो संकल्प तुमने लिया, वह सब कहाँ बिला गया। ते रमन्ते तिरोधाने ते रमन्ताम किंतु हम करवाणि किम याचे प्रतीक्षा पाशबद्ध है। जो तिरोधान में, लुक जाने में रमते हैं, वे रमते रहें वे, पर करूं क्या मैं तो प्रतीक्षा के पाश में जकड़ा हुआ खड़ा हूं। केवलम दुस्वप्न जनिता दुराकांक्षा स्फुटालापो अविरामम विशित भक्षो तांडवम च आत्महंत्री महाभीतिर्जृंभमाणाथवा घोरा या विभित्सा या स्वदेहोत्कर्तने परिणतिम याता। केवल दुस्वप्न जनित दुराकांक्षाएं, अस्फुटालाप अविराम, कच्चे मांस को खाने के लिए तांडव, आत्महंत्री महाभीति, मुंह बाए हुए घोर घोर, यह जो डरपोक मनोवृत्ति, अपने ही देह को काटने में परिणति को प्राप्त होती हुई, एक तहसा सकल वेला एक तस्सा सकल वेला भंग कल्पा भोग लिप्सा जृंभमाणा बम भ्रमीति किंतु परतो दुख साध्या साहुतिर्या दीयते परिरक्षणार्थम प्राणबंधव। एक और तो सकल वेला को भंग करने के संकल्प, वेला तो बहुश्लेष है, इसमें सागर के किनारे को वेला कहते हैं, मर्यादा को वेला कहते हैं, समय को तो कहते ही हैं, और सारे ही अर्थ इसमें झंकृत हैं, अर्थों की लड़ियां इसमें हैं। एक और तो सकल वेला को तोड़ देने के संकल्प, भोग लिप्सा मुंह फाड़ती हुई चक्कर काट रही है, दूसरी ओर दुख साध्य आहुति जो दी जा रही है प्राण वन्य में रक्षा के लिए किसी की। तत्र काम्या प्रबल झंझा जयोन्मत्ता पूर्व जलधिम चुंबितम प्रसतानुवेलम अत्र रक्ष्यास्ते प्रदीपा आनुवंश्या नित्य नूतनाभि शिखाभिर ज्योतिषाम ये समाराध्या। वहां पर काम्य है प्रबल झंझा जयोन्मत्त, पूर्व जलधि को चूमने के लिए वेला या किनारे तक जो फहराती हुई चली आ रही है, यहाँ पर बचाने हैं आनुवंश प्रदीप, पीढ़ी दर पीढ़ी जो दिए जलते रहे हैं वे बचाने हैं, नित्य नवीन ज्योतियों की शिखाओं के साथ उनकी समाराधना इस ओर करनी है। अंतिम पंक्तियां हैं, वरम सिद्धा ते भवेयुर दीप निर्वापेथवा देहाभिमाने अहम ज्योतिर्बीज वप्ता संततम तमसो विरुद्ध। बने रहें वे दिए को बुझाने में,
देहाभिमान में सिद्ध लोग, मैं ज्योतियों के बीज बोने में हमेशा लगा रहने वाला, अंधकार के विरुद्ध खड़ा हुआ मैं। याद आते रहेंगे कमलेश दत्त त्रिपाठी। और शायद मौके आएँगे, कुछ कृतज्ञता, कुछ स्मृतियाँ अगर बची रहेंगी हम लोगों में, तो वो याद आते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। किसको धन्यवाद दें? त्रिपाठी जी को।